हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू PKB एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं आपको इस पेपर को रिव्यू करने के लिए बोलता हूं ताकि आपको कल जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको दे दिए हैं, और आपको एग्ज़ाम का लेवल भी मैंने बताया था किस तरह का लेवल रहता है। और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा इसको रिव्यू भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फिजिक्स सबसे पहले दी गई है, फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं, फिर और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आ गए हैं, और उसके बाद एंड के अंदर यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन, ये देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि लास्ट ईयर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कम्प्लीटली यहाँ पर अवेलेबल है, और इसकी PDF मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आप इसको रिव्यू ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स की जो है मतलब फिजिक्स हम कह सकते हैं कि इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट भी न्यूमेरिकल है, सेकंड भी न्यूमेरिकल है, थर्ड भी न्यूमेरिकल है, फोर्थ भी न्यूमेरिकल है, और जो न्यूमेरिकल नहीं होते कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज़रूरी है, और एक बार आप इसको रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मास, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, वोल्टेज और वर्क। तो भाई करेक्ट आंसर नीचे ए दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यानी कि एक तो मास, एक करंट, एक वोल्टेज और एक वर्क, ये सारे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम हमेशा वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। मास को नहीं कर सकते, करंट को, वोल्टेज को, वर्क को, इनको नहीं कर सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में। और वेक्टर को मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, एरो लगता है। और यहाँ पर नीचे दिए गए नीचे 10th क्वेश्चन है, वो भी सेम है, यानी कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं, इफ़ ए एंड बी आर वेक्टर्स देन ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए डॉट ए क्रॉस बी 0 होगा। ए करेक्ट आंसर है, इसका नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस ए क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है आज आपके लिए लास्ट डे। आप अपने माइंड पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डाल सकते। जितना स्ट्रेस डालोगे उतना जो आपने पीछे लर्न किया है वो आपका क्लियर होता जाएगा। तो आपको नॉर्मली ए डॉट ए क्रॉस ए इनको लिखकर देख लेना है, ताकि आपको थोड़ा माइंड में रह सके। फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है खुद को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, यानी कि आपको पता है अब आप न्यू टॉपिक्स बिल्कुल चूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, वो कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को आप याद कर सकते हो। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, तो स्पीड कांस्टेंट होती है। आपको पता है, आप अज्यूम कर सकते हो कोई भी अगर चीज़ घूम रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो स्पीड है उसकी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा हो जाए दूसरे पॉइंट पे कम हो जाए। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ही स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, और न्यूमेरिकल्स आप अब ज़्यादा नहीं कर पाओगे, सिर्फ फार्मूलाज और इनको सॉल्व कैसे करना है वही आप जो है थोड़ा बहुत देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर ऑलरेडी आपने नहीं किए हैं तो अब करने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आपको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है क्या फ़ॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। अगर नहीं पता है तो भाई बहुत गलत बात है, बहुत ही ईजी सा फार्मूला है। और इसके बाद हम और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए फोटोन, 41st क्वेश्चन है। तो इस तरह के आपको मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी ट्रू है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बोलेंगे कौन सी फॉल्स है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं वो आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। इसका जैसे कि आंसर सी है, अ फोटोन है जीरो मास बट फाइनाइट वैल्यू ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोटोन का मास है वो जीरो होता है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट्स जो भी दी गई है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपको याद रखनी है कि फोटोन का मास जो है वो जीरो होता है, लेकिन इसके मोमेंटम की वैल्यू है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ए अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, करंट की अफेक्टिव वैल्यू क्या है, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट, ये अफेक्टिव वैल्यू है। ए ऑप्शन 43rd क्वेश्चन का। इन ए सिनुडॉइल वेव एवरेज करंट इज ऑलवेज, एवरेज करंट क्या होता है, तो भाई लेस होता है RMS करंट। और नीचे है कैलकुलेट द क्रेस्ट फैक्टर, यानी कि क्रेस्ट फैक्टर किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इस तरह के फॉर्मूलाज अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रखे तो भाई फॉर्मूलाज को तो आप याद कर ही लो, लेकिन लिख लिख कर जरूर देख लेना। अगर लिख कर नहीं देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, पीछे वाला भूलोगे तो फिर और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब नीचे यहाँ पर ये भी है, द नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय, यानी कि ये आपको केमिकल फॉर्मूला दे दिया है और कितने आयन्स है इसके अंदर आपको बताना है। तो C5 इसका करेक्ट आंसर है। किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप इस तरह की वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो कि आयन्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा स्क्रॉल डाउन मैं और करता हूँ। 63rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय द मॉलिक्यूल्स विच हैव, पैरामैग्नेटिज्म कौन से मॉलिक्यूल्स के द्वारा शोन किया जाता है या शो होता है, तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, पेयर्ड के द्वारा नहीं होता। ये आपको याद करना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर आंसर भी देख भी सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी तरह से विच ऑफ द 55th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, यानी कि CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो भाई N2 है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये आपको उम्मीद है मेरे को कि ऑलरेडी पता होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो भाई एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस कम हैं। इस हिसाब से ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की भी बात करें तो मतलब काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर भी आ रखे हैं, न्यूमेरिकल से भरी पड़ी है। 58th क्वेश्चन पे हम थोड़ा फोकस करें। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जनरली हैव सेम, तो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक वर्टिकल ग्रुप की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है वो सेम होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है सेम होती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल ग्रुप की अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो सभी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जनरली हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई किस कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप थोड़ा मतलब देख लीजिए, अगर आप कर सकते हो तो कर भी लो। 67th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर कब डेविएट करती है गैसेस, जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। व्हेन द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, तो एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम है वो हीट को एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, यानी कि जितना हीट है वो अपने को मतलब दूसरी तरफ हीट ना तो ट्रांसफ़र करेगा ना हीट को एब्जॉर्व करेगा, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फॉलोइंग यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, कौन सा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं शो करता है। इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो सर्च करो गूगल पे,
बुक के अंदर सर्च करो। अगर आपको आइडिया नहीं है कौन से चैप्टर का है तो ये भी गलत बात है, क्योंकि इतना तो आइडिया पढ़ने के बाद हो जाना चाहिए। अमोनिया जो है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट दिया गया है। अमोनिया जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है, ठीक है। नीचे बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल हैं। फिर हम बात करते हैं 78th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड आयन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो है सी ऑप्शन, ठीक है। 79th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन से के मतलब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो आपको सी है उसके ऊपर टिक करना है, पॉइजनस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉइजनस गैस में नहीं होती है, आपको पता होगा। थोड़ा और, हाँ, एक ये 80th क्वेश्चन आप देख लो। आपको ऑर्डर में मतलब किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी और जो इंथैल्पी होती है आपकी, उसके ऑर्डर में, यानी कि पहले लोवेस्ट या फिर पहले हाईएस्ट, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, कौन से एलिमेंट की ज़्यादा है कौन से एलिमेंट की कम है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। तो इनके भी कुछ ट्रिक्स होती है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे मतलब आप पता कर सकते हैं। और एटॉमिक नंबर वगैरह तो आपको सभी लगभग याद हो गए होंगे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रखी है ऑलरेडी तो। और 71st क्वेश्चन भी देख सकते हैं, द स्टेटमेंट द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप इज। तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट दी गई है, ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है, तो हेस लॉ की ये स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 4 लॉज दिए गए हैं कि लीच-लेलियर जो चटेलियर लॉ है इसकी क्या स्टेटमेंट है, वेंट होप्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, हेज लॉ क्या कहता है। ये सभी आपको पता होंगे तभी आप 71st के तरह के कोई और क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर को दे पाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 82, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब और क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा नीचे दिए गए हैं इनमें से एल्यूमिनियम का और नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्साइट, क्रियोलाइट और करनाइट और कोरोडम। तो ठीक है, तो इसके अंदर ये करनाइट जो थर्ड ऑप्शन है ये है और नहीं है एल्यूमिनियम का, ठीक है। 73rd क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एन एसिड इज एन। एक एसिड क्या है, तो भाई ए और एन दोनों के दिए गए हैं, तो आप वैसे गेस नहीं कर सकते, कहीं आप ग्रामर लगाने लग जाओ इसके ऊपर कि ए दिया गया है तो प्रोटॉन आएगा, एन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन वाले में से आएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको इस तरह से गेस नहीं लगानी है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, डोनर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर चला गया, शायद मैंने गलती से स्क्रॉल अप कर दिया। हम कौन से क्वेश्चन के पास थे, हाँ ये हम पे थे। 73rd क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं 75th क्वेश्चन है, 0.05 मोल ऑफ NaOH इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब पीएच आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, इसकी ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप आज कर सकते हो, आज थोड़ा टाइम लगाओ, और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, माइंड को स्ट्रेस तो जैसा कि मैंने बहुत देना ही नहीं है। और मतलब आप ऑलरेडी वैसे तो तैयारी कर चुके हैं, मेरे को उम्मीद है मैंने जो भी क्वेश्चन बोले इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे। अगर कोई नहीं आता है तो वो आप कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 85th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्री रेडिकल। तो हैज़ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल का जो फीचर है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, हैज़ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप इस पीडीएफ को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 93rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बिकम इनइफेक्टिव। एक एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनइफेक्टिव कब हो जाती है, यानी कि प्रभावशाली नहीं रहती है, जब हाई टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, ठीक है। टेम्परेचर हाई के ऊपर जो है एंजाइम बिकम इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं रहता, इनइफेक्टिव हो जाता है।
अभी अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो भाई मैथ्स के तो सारे न्यूमेरिकल हैं, हम इसको वस्त्र मतलब उस तरह से पढ़कर तो नहीं बता सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर लो लेवल के हैं। आप देख सकते हैं 111 यानी कि 111वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 0 बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री इज। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको काउंट करना आना चाहिए। C6 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। किस तरह से है ये अब मैं तो आपको वीडियो के थ्रू तो नहीं बता सकता, लेकिन करके आप ज़रूर देख सकते हो, ये मेरे को उम्मीद है। तो आपको मैथमेटिक्स के सभी जो है क्वेश्चंस देख लेने हैं किस तरह के आ रहे हैं, और हो सके तो आप इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके भी देख लो। बाकी इसके अंदर वेक्टर स्केलर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 130 क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। मैट्रिक्स के भी बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देख सकते हैं 147 क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। 149 क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए क्या निकालना है, ये भी आपको कर लेना चाहिए। 150 क्वेश्चन की हम बात करें, ए दिया गया है, बी दिया गया है, देन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी 4, यानी कि के की क्या वैल्यू रखी जाए जब ए स्क्वेयर जो है वो बी के इक्वल हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए, और आपको अच्छी तरह से आना चाहिए ये अलग बात है, आपको क्विकली निकालना भी आना चाहिए, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई, आपको इस पीडीएफ को मैं मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा। एक वीडियो हो सकता है तो मैं शाम को बायोलॉजी की ओर डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस दूं, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आपको मतलब दिक्कत ना आए। अगर आपको इस तरह की मतलब बायोलॉजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आप दोस्तों थोड़ी तैयारी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।